देहरादून से सिंचाई विभाग से बड़ी खबर मिल रही है। बिना एनओसी काम कर रहे विभाग के कई इंजीनियर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कई इंजीनियर, शासन ने इसके लिए जवाब तलब करने की तैयारी की है। चीफ समेत कई इंजीनियरों से जवाब तलब किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शासन ने जवाब तलब करने की तैयारी कर ली है और बताया ये जा रहा है कि चीफ समेत कई इंजीनियरों से जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले में। तो देहरादून से सिंचाई विभाग से ये बड़ी खबर मिल रही है। बिना एनओसी काम कर रहे विभाग के कई इंजीनियर जो हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूचना दे दें तो मैं इस पे आपको जवाब दे दूंगा। ये समय चुनाव का माहौल है और बहुत सी बातें मैं नहीं कह पाऊंगा, तो मैं चुनाव के बाद आपसे संपर्क करूंगा। सहयोगी दीपांकर जुड़ गए। दीपांकर, जरा बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला, और बताइए ये जा रहा है कि चीफ समेत कई इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, उत्तराखंड सिंचाई विभाग के तमाम इंजीनियर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उनके पास एनओसी नहीं है और इसलिए चाहे चीफ हो या उनके साथ जुड़े कई इंजीनियर्स हो, उनसे जवाब तलब हो सकता है और उन पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी हो सकती है। मुख्यमंत्री अब इस पर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और खास बात यह कि शासन से जो खबरें हमें मिली है, इनसे एक जवाब तलब किया जाएगा कि आप बिना एनओसी की, यानी आप सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं और आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अगर काम देख रहे हैं तो बिना एनओसी आप दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर आपने वहां पर बिना एनओसी काम किया है तो उस काम को कहीं ना कहीं एक अवैध काम माना जाएगा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग है। ऐसे में हमने सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से भी सवाल पूछा था बागेश्वर में, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक अगर आप देखें कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को अगर एनओसी चाहिए होती है, चाहे आपको पेड़ कटवाना हो, चाहे आपको अपना कोई सर्टिफिकेट हासिल करना हो, आपको हर जगह एनओसी देनी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंजीनियर अगर बिना एनओसी पद पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, और हो ना हो 1-2 दिन में इसमें एक बड़ी कार्रवाई हमें कई इंजीनियर से देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपांकर। देहरादून में पेड़ों के अवैध कटान के मामले में कंजर्वेटर विनय भार्गव चक्राता पहुंचे हैं। कनासर रेंज में स्थलीय निरीक्षण किया गया है और इसी रेंज में देवदार का अवैध कटान हुआ है। देवदार के 6000 स्लीपर हुए थे बरामद और भार्गव ने ग्रामीणों से भी बातचीत की है। देवदार के पेड़ काटे जा रहे थे अवैध रूप से, बगैर परमिशन के। चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान को लेकर यहां निरीक्षण किया गया है और लोगों से बातचीत भी की गई। उत्तराखंड में आज और कल फिर बदलेगा मौसम। 7 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में जुलाई में हुई है 552.7 mm बारिश व सम्मान से 32% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऋषिकेश में अगस्त में बारिश ने तोड़ा है चेरापूंजी का रिकॉर्ड। देहरादून से सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई है। भारती सर, अब बताइए, बारिश जिस तरीके से इस बार हुई है, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, अभी फिलहाल मौसम का क्या हाल है? देखिए, पिछले 2 दिन का अगर मैं मौसम का हाल आपको बताऊं तो गर्मी हो रही है और उस कदर बारिश से लोगों को राहत मिली है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में लगातार बारिश हुई है और ये रिकॉर्ड बताते हैं कि 32 mm ज्यादा बारिश सामान्य से इस बार उत्तराखंड में रिकॉर्ड में रही है। ऋषिकेश में तो अगस्त में जो बारिश हुई है उसने चेरापूंजी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन जो मौसम ये साफ रहा है, लेकिन आज और कल हल्की बारिश के आसार फिर से बने हुए हैं, खासतौर पर 7 जिलों का, जिनका आपने अभी जिक्र भी किया। और फिलहाल तो मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन देर शाम तक बारिश के आसार बने हुए हैं देहरादून में भी। बिल्कुल भारती, और इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि लगभग 19 अगस्त तक राहत होगी। 19 अगस्त तक हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। लेकिन स्कूलों को लेकर क्या निर्देश जारी किया गया है? क्या स्कूलों की छुट्टी भी इसमें घोषित कर दी जाएगी?
देखिए, रेड अलर्ट जब होता है तभी प्रशासन ये फैसला लेता है और सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को कि वहां पर जो हालात होते हैं उसके बाद डीएम अपने लेवल पर ये फैसला लें कि स्कूलों को बंद किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई अलर्ट नहीं है। हल्की बारिश के आसार ये जताए गए हैं जो आज और कल में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान दिया गया है। फिलहाल किसी तरह का कोई रेड या फिर ऑरेंज अलर्ट नहीं है कि स्कूल को बंद करने का फैसला प्रशासन। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। हरिद्वार के शहरी इलाके में हर साल बरसात के सीजन में होने वाले जल भराव से अब निजात मिल सकती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यहां के रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर पानी न जमा हो, इसके लिए बड़े नाले बनाकर यहां का पानी ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा और फिर एसटीपी में ट्रीटमेंट के बाद पानी गंगनहर में छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से प्रोजेक्ट के डीपीआर तैयार कर ली गई है। करीब 65 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है बीते समय जब बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, तो ऐसे में जल भराव से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की क्या प्लानिंग है? ये देखिए, हर साल बारिश के सीजन में ये जलभराव की स्थिति हरिद्वार में होती है, शहरी इलाकों में होती है। खासतौर पर जो मध्य हरिद्वार का क्षेत्र है जहां पर भगत सिंह चौक है और रानीपुर मोड़ है, वहां पर बहुत ज्यादा जलभराव की स्थिति होती है। थोड़ी ही देर की बारिश में वहां पर जो है पानी भर जाता है और जो लोगों की जो मकान है, दुकान है, बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर हैं, उनमें सब में पानी भर जाता है। तो लंबे समय से जो स्थानीय लोग हैं वो इससे दो चार होते आ रहे हैं, परेशान होते आ रहे हैं। तो इस बार इसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए इस समस्या को प्रशासन की ओर से एक प्लानिंग की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जब इस बारिश के दौरान जब हरिद्वार पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, तो उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि इस तरह की जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जो है फुल प्रूफ एक प्लानिंग होनी चाहिए और उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट जो है तैयार होना चाहिए। तो अब ये तैयार हो चुका है। अभी 2 दिन पहले जो है जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है, महाराष्ट्र की एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ हुई है और उन्होंने और उसके बाद जो है इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। डीपीआर में इस तरह की बातें निकलकर अभी सामने आई है कि 65 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ का जो पानी है उसके लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाएंगे और नालों को ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा। उसके बाद एसटीपी एक प्लांट, वहां पर बड़े बड़े प्लांट बनाए जाएंगे और उसको पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद जो है गंगनहर में छोड़ा जाएगा। तो ये प्लान अगर सक्सेस होता है, ये प्रोजेक्ट अगर धरातल पर उतरता है, तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो जल भराव की समस्या है हमेशा से हरिद्वार में रही है, दशकों से रही है, उससे लोगों को निजात मिल सकती है। और प्रशासन का ऐसा कहना है कि अब क्योंकि बारिश सीजन समाप्त हो रहा है, जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा और बहुत संभावना है कि आने वाले अगले साल का जो मानसून सीजन होगा उसमें इस तरह की समस्याएं नहीं होगी और लोगों को उससे राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया पुलकित जानकारी साझा करने के लिए। बागेश्वर से खबर मिल रही है, यहां पर गरुड़ इलाके में गुलदार का आतंक है और गुलदार की दहशत के चलते प्राइमरी स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बीते दिनों एक छात्रा पर गुलदार ने हमला किया था और गुलदार के हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। स्कूल के पास ही गुलदार बार बार नजर आ रहा है और ग्रामीणों के साथ ही बच्चों में भी गुलदार की दहशत है, लिहाजा डीएम और सीओ ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मोदी सरकार ने महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट ने सभी लोगों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया है। कैबिनेट में घरेलू गैस सिलेंडर को 200 रुपए सस्ता करने को मंजूरी दी गई है, यानी अब आम जनता को सिलेंडर के लिए 1100 रुपए की जगह 900 रुपए देने होंगे। गरीब तबके को घरेलू गैस सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा, क्योंकि गरीब तबके को 200 रुपए की सब्सिडी पहले से ही दी जा रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए 400 रुपये की सब्सिडी की है, वहीं घरेलू कनेक्शन में 200 रुपये की जो सब्सिडी की है, इससे सीधे सीधे देश के 33 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में कहीं न कहीं सहायता होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं
जिससे समाज में अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे सहायता हो, सीधे सीधे उनके जीवन में उनको उसका लाभ मिले, उनके जीवन के उत्थान में, उनके जीवन के उन्नयन में लाभकारी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनकी इस योजना से निश्चित रूप से वो काम हुआ है जो लोगों को आवश्यकता है, और हमेशा वो देश के अंदर वो नीति और वो काम करते हैं जो लोगों की जिसकी आवश्यकता होती है। इस बार भी उन्होंने इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर यह काम किया है। निश्चित रूप से देश की बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सौगात दी है और साथ ही 14 साल से 23 साल के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आगाज किया गया है। इस योजना में 2600 खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे और साल में एक बार 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों के लिए एसी बस और एसी ट्रेन में सफर करने के लिए छूट भी दी जाएगी। दून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का हॉस्टल भी बनाया जाएगा। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी 50 बेड का हॉस्टल तैयार होगा। खिलाड़ियों के दैनिक भोजन भत्ते को 250 से बढ़ाकर 480 रुपए कर दिया गया है। देहरादून में धूमधाम से खेल दिवस मनाया गया। महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का छात्रावास भी बनाया जाएगा, जिससे कि वहां पर खिलाड़ियों को अब जो रहते हैं उनके लिए जो है रहने की कोई समस्या न बने। साथ में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेरू पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों के लिए 50 बेड का छात्रावास का निर्माण भी कराया जाएगा। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत बागेश्वर पहुंच गए हैं। हरीश रावत ने गरुड़ में एक सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए वोट मांगे हैं। हरीश रावत ने कहा कि इस सरकार में विकास की गति रुक गई है। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। स्कूल में पढ़ने की, कॉलेज में पढ़ने की, बागेश्वर उपचुनाव को चुनाव प्रचार अंतिम रूप में चल रहा है और वहीं बीजेपी के लिए आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी बागेश्वर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, और सतपाल महाराज ने यहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए वोट मांगे और बागेश्वर में विकास का दावा भी किया है। हालांकि कल ही पहुंच चुके हैं सतपाल महाराज और उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और साथ ही साथ ये भी है पार्वती दास के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और किस तरीके से उन्होंने विकास का दावा भी किया है। आपने अपना आदेश जो पहले दिया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद की सम्मानित जनता से। रुड़की के गंग नहर इलाके में ड्रग्स विभाग और एसओजी की टीम ने दवा फर्म पर छापेमारी की है, जिसमें भारी संख्या में नकली दवाइयां पाई गई हैं। इस मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि फर्म में एनिमल फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में नकली दवाइयों का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। वहीं फर्म एक छोटे घर में संचालित की जा रही है, जिसको सील कर दिया गया। ये दवाइयां कहां सप्लाई की जाती हैं, जिसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंग नहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फार्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस इसके पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड सप्लीमेंट जो है एनिमल्स के बनाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों का बुरा हाल है और हालात ये है कि बॉर्डर की चारों घाटियों का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। सामरिक नजरिए से अति अहम इन सड़कों की दुर्दशा को लेकर अब रक्षा मंत्रालय गंभीर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। चीन और नेपाल बॉर्डर पर लिपुलेख तक रोड बनाने पर बीआरओ ने भले ही जमकर वाहवाही लूटी हो, लेकिन बरसात में इस रोड की दुर्दशा ने बीआरओ की पोल खोल कर रख दी है। लिपुलेख रोड के अलावा दारमा, चौंदास और मिलम घाटी को जोड़ने वाली सड़कों का भी यही हाल है।
हालात तो ये है कि बीते 3 महीनों में लिपुलेख रोड 90% मौके पर लैंडस्लाइड के कारण बंद ही रही है। बॉर्डर की इस रोड में लगातार हो रही लैंडस्लाइड के कारण आदि कैलाश यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। रोड की बदहाली से जहां बॉर्डर के हजारों लोग परेशान हैं, वहीं सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 14 ब्यास का जो सड़क है या हमारा मल्ला जोहार का सड़क है, यहाँ पे बीआरओ के द्वारा काम किया जा रहा है और हैवी ब्लास्टिंग यूज किया जा रहा है, जिससे कि आप जानते हैं कि चमोली से लेके जोशीमठ से लेके धारचूला तक ये हिमालय एक ही है और ये अभी अपने आप में परिपक्व हिमालय। लिपुलेख के अलावा मिलम बॉर्डर को जोड़ने वाली थल मुंसियारी और जोलजिबी मुंसियारी रोड का भी बुरा हाल है। रोड के बंद होने से इन इलाकों में जरूरी चीजों तक का संकट खड़ा हो गया है। मुंसियारी को जोड़ने वाली दोनों अहम रोड बीते 14 दिनों से बंद पड़ी हैं। बॉर्डर की इन सड़कों का जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों के पास है। ज्यादातर सड़कों की देखरेख जहां बीआरओ करती है, वहीं दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड CPWD के हवाले है। बॉर्डर रोड्स की दुर्दशा पर अब रक्षा मंत्रालय भी गंभीर नजर आ रहा है। मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को सख्ती के साथ सचेत किया है। पक्का ट्रीटमेंट करने के लिए लगातार हमारे जो एजेंसीज काम कर रही हैं, बीआरओ है और अन्य एजेंसीज भी जो वहाँ पर हैं, लगातार उसमें विश्लेषण भी होता है, अध्ययन भी होता है और जैसे आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। इन सड़कों को सुधारने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को 100% से भी ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है, ताकि देश की सुरक्षा पर कोई आंच न आए और बॉर्डर के लोग भी बाकी दुनिया से जुड़ सकें। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने शहर के तमाम उन इलाकों का निरीक्षण किया है जहां पर आपदा के कारण नुकसान हुआ है। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार से भावर को जोड़ने वाले वैकल्पिक रास्ते का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया है कि वैकल्पिक मार्ग पर 50 टन से ज्यादा भारी वाहनों को जाने की अनुमति न दी जाए और ऐसे में ज्यादा भारी वाहनों के कारण उस रास्ते के टूटने का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन सिडकुल के भी सभी जो हमारे ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनसे निवेदन होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मापदंड रखा है कि 50 टन से ऊपर यहाँ से गाड़ियाँ ना निकले। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि उन्हीं की बेनिफिट के लिए है, उनके फायदे के लिए है। देहरादून में फ्लैट के अंदर मस्जिद बनाने का मामला जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। फ्लैट तोड़कर मस्जिद बनाने का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। तो जम्मू कश्मीर में बैठे उमर अब्दुल्ला दुखी हो गए। अब्दुल्ला के ट्वीट का बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी एक सुर में विरोध जता रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में एमडीडीए के 2 फ्लैट को अंदर से तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। हिंदूवादी संगठनों ने इसका खूब विरोध किया। मामला भी शांत पड़ा था कि जम्मू कश्मीर से आए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के एक ट्वीट ने पूरे मामले को फिर से हवा दे दी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, देहरादून में अब घर में भी नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। बिना मामले जाने किए उमर के इस ट्वीट से राज्य में सियासी माहौल गर्म है। गरीबों के लिए निवास बनाए गए, उनको षड्यंत्र करके खरीदा गया और उसके बाद उनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि टोटली इलीगल था। अब्दुल्ला परिवार का इंटरफेयर सीधे सीधे एक कॉकस को दिखाता है, जहां पर कि अलगाववादी लोग उत्तराखंड में लैंड जिहाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दूसरे राज्य से दखल हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विरोध किया। बीजेपी ने तो साफ कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित हैं। मस्जिद किसी ने मकान में बनाने दी तो क्यों बनाने दी, कौन लोग जिम्मेदार थे, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सरकार का काम है। बाहरी नेताओं को हमारे प्रदेश की अंदरूनी राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में वो जीवन यापन कर रहा है, अपनी गुजर बसर भी कर रहा है, अपना कारोबार भी कर रहा है। लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद तक हाल में खूब कार्रवाई हुई है। अब ऐसे नेता भी अपनी सियासत भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की धरती पर कभी कदम नहीं रखा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। विकासनगर की सेलाकुई पुलिस ने 600 ग्राम से ज्यादा के गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। टिहरी के भदूरा पट्टी के गांव में गुलदार की दहशत अभी भी बनी हुई है। हालांकि गुलदार को मारने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। पौड़ी के डीएम ने राजस्व विभाग और नगर निगम को निर्देश दिए कि वो अतिक्रमण के मद्देनजर सरकारी भूमि का सत्यापन करें। रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाकों में एनएच के किनारे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिससे नाराज व्यापारियों ने डीएम के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। विकासनगर पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास चोरी का एक पिकअप बरामद किया गया। उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं। रुद्रप्रयाग में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विधायक शैला रानी रावत ने उखी मठ में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने सेना के जवानों के साथ राखी मनाई और कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ जवानों को राखी बांधी। टिहरी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलग अलग ब्लॉक में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जोशीमठ में आयोजित खेल महोत्सव में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।